वेट कर लेते हैं, बाकी पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन करते हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हमने एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी करनी है स्टार्ट पे, इसलिए पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं फिर हम स्टार्ट करते हाँ। बॉस असद, क्या आज क्या स्टार्ट करना है? हैं। सर आज हम मतलब मैं दिखाऊंगा कि आपने जो एक बनाते हैं प्रॉपर जुपिटर नोटबुक, वो उसकी किस तरह, मतलब एक मैंने वो प्रिपेयर की हुई थी जब मैं, मतलब पहले की जब मैंने अभी सीख रहा था या फिर, सो उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट्स आपने एलिमेंट्स ऐड करने हैं प्रॉपर, जो जुपिटर नोटबुक्स होती हैं आपको केगल पे मिलती हैं या फिर बाकी, उसका एक प्रॉपर एक ओवरव्यू ले लेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे डेटा विजुअलाइजेशन को, ताकि हम इसको जल्दी जल्दी रैप अप करके फिर मशीन लर्निंग की तरफ जाएं। जी जी बिल्कुल। योर वो एक्चुअल में कल मैं ये बात कर रहा हूँ, उसकी रीजन ये है ना कि ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आप चूंकि टाइम का इश्यू होता है हमारे पास, तो हमें उस टाइम में देखना पड़ता है कि उस टॉपिक में से किस एरिया पे हमने फोकस ज्यादा करना है। अदरवाइज तो अगर मुझे आप टाइम देना, तो वो जो आपने कल बॉक्स प्लॉट पढ़ाया था ना, मैं उस पर पूरा 1 घंटा बोल सकता हूँ। इतना बड़ा टॉपिक है ये। और डाटा विजुअलाइजेशन के बारे में मैं आपको बताऊं, जब मैंने फर्स्ट टाइम डाटा विजुअलाइजेशन लर्न की थी, तो पूरा 1 सेमेस्टर डाटा विजुअलाइजेशन पे लगा था। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी सर, आप और आप हैरान होंगे कि वो डाटा विजुअलाइजेशन पे जो 1 सेमेस्टर लगा था, तो वो हमने सब कुछ नहीं पढ़ा था उसमें, सिर्फ एक लाइब्रेरी पूरे सेमेस्टर में हमने पढ़ी थी। और आई थिंक आपने उसका नाम सुना होगा। उसका नाम था GG प्लॉट 2। नाम सुना है आपने उसका? जी जी सर। तो सिर्फ पूरे सेमेस्टर में एक लाइब्रेरी GG प्लॉट 2 हमने पढ़ी थी। तो उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था। हमने पाइथन में देखें, डाटा विजुअलाइजेशन में तो बहुत लाइब्रेरीज हैं और इतनी इंटरेस्टिंग लाइब्रेरीज हैं। गाइस, अगर अगर आप उसमें घुस जाए ना, तो मुझे श्योर शॉट पता है कि आप कहेंगे बस हमने डाटा विजुअलाइजेशन पढ़नी है। इतना इंटरेस्टिंग फील्ड है डाटा विजुअलाइजेशन। तो बंदा कहता है बस मैं यही पढ़ूंगा और मुझे ये बड़ा पसंद है। तो बहुत बड़ी फील्ड है, तो हमें कन्फाइन करना पड़ेगा कि हमें किस एरिया पे। वजह ये कि अगर हम कन्फाइन नहीं करेंगे, तो फिर जब हम मशीन लर्निंग पे आएंगे ना, फिर वो जो मैंने आपसे बात की थी कि टीचर फिर ना भागना शुरू कर देता है, और वो जो पर्पस है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बंदे का वहां पर। तो वहां पर टाइम ज्यादा लगाना चाहिए और ज्यादा हमें वह ना इन डेप्थ स्टडी कर टीचिंग करनी चाहिए, सेशन करनी चाहिए। दिस इज माई व्यू। जी बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब मैंने पहले भी बात की थी इस पे कि इसमें जो डिफरेंट, मतलब मशीन लर्निंग का हमने जो लाइफ साइकिल पढ़ा था, उसमें हर एक जो स्टेप है वो कंप्लीट अपने आप में ही एक फील्ड है। जैसे आप डेटा एनालिसिस की तरफ चले जाएं, उसकी प्री प्रोसेसिंग, सो उसके डिफरेंट मतलब सेक्शन बने होते हैं। अगर आप बड़ी कंपनीज में जाएं तो डेटा विजुअलाइजेशन, जैसे आपने कहा, ये प्रॉपर एक फील्ड है, तो इसमें डिफरेंट लाइब्रेरीज, अगर आपने इंटरेक्टिव प्लॉट्स बनाने हैं तो उसमें प्लॉटली आ जाता है, बाकी मैटप्लॉटली, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये अपने अंदर ही एक बहुत बड़ी फील्ड है। सो वो आप ठीक कह रहे हैं, इसको हमने कन्फाइन करना है जितनी जल्दी रैप अप कर सकें। हम इसका बस बेसिक ओवरव्यू लेंगे, ताकि हम जल्दी जल्दी मशीन लर्निंग की तरफ, जो हमारा बेसिक गोल है इस कोर्स का, उसकी तरफ जा सकें। एक्चुअली जो टीचिंग है ना, वो टीचिंग जो है ना, ये एक प्रोफेशनल है। और ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है। इसमें थोड़ी उसमें होता ये है कि आप जब भी कोर्स स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली उस क्लास के अंदर कोई ना कोई बंदा बिगनर हो, मतलब बिगनर का मतलब बिल्कुल ही बिगनर होगा, वो आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब उसका उसका मेथड ही होता है कि जो ट्रेनर होता है या टीचर होता है, उसको इस बात का पता होता है कि क्लास में बिगनर भी आएगा। बिगनर का मतलब बिल्कुल ब्रांड न्यू, जो बिल्कुल नया है, जैसे कल भी था कल। तो उसके लिए ना फिर वो ट्रेनर ने पहले ट्रेनिंग की होती है, तैयारी करके आया होता है कि यार उसके लिए मैंने क्या मटेरियल उसको देना है,
ताकि वो उसका क्वेश्चन को भी आंसर कर दूं और मैं ट्रैक पे भी रहूं। तो ये चीजें ना ट्रेनर ने खुद करनी होती डिजाइन अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले। तो मेरा जो ख्याल था कि हमें ये जो डाटा प्री प्रोसेसिंग है इसका ब्रीफली टच देके हमें मशीन लर्निंग की तरफ आना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को पता हो कि इससे पहले डाटा प्री प्रोसेसिंग होता है और उसके ये मेन 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 पॉइंट्स। तो लेकिन हमने फोकस करना है मशीन लर्निंग करनी। तो इस तरह से ना ये मेरा व्यू है कि इसको हम इस तरह प्रिपेयर करें ताकि जो हमारा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि इसका कोर्स की लेंथ कितनी है, कितने मंथ तक चलेगा ये। सर इसको हमने कोशिश किया करना है कि मतलब 1.5 से 2 माह में इसको रैप अप हाँ कर हाँ, दें। मेरे ख्याल में 1.5 से 2 माह में हमें सिर्फ मशीन लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। अगर हम डेटा प्रोसेसिंग पे करें तो मेरे ख्याल में इसी में ही, डेटा प्रोसेसिंग नो डाउट ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। देखें, अगर आपने डेटा प्रोसेसिंग में कोई मिस्टेक कर दी है, आगे जितने बड़े आलम फाजिल बंदे बैठे हों मॉडल लगा रहे हैं, उन सब के आंसर गलत होंगे। यानी कि वो डिपेंड कर रहे हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल है। लेकिन चूंकि फोकस हमारा मशीन लर्निंग पे, तो हमें वो करना, उस पर ज्यादा टाइम लगाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। वालेकुम अब सलाम। देखिए कि हमने ये जो कोर्स डिज़ाइन किया है तो हम सारी चीज़ें माइंड में रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे और जो बाकी चीज़ें हमारी रह जाएंगी। आपका कंसर्न मैं समझता हूँ। लेकिन ये है कि हम इंशाल्लाह जो हमने सोचा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको रैप अप भी करेंगे। तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह आप आगे भी कंटिन्यू करें सेशंस के अंदर ना, फिर आपको आइडिया होगा कि हम इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। जी सर। असजद आप कंटिन्यू करें। अच्छा सर, इसमें हमारे पास सबसे पहले कल जो मैं जैसे डीएसए का भी एक सेशन रन कर रहा हूँ, सो उसमें मोहम्मद टीम आए थे जो मोटिवेटर आई कोड की टीम का पार्ट है। सो उन्होंने बोला था कि हमें डॉक्टर जफर की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि आप हर मंडे को एक टाइपिंग स्पीड की एक्टिविटी ज़रूर किया करें अपने सेशन के अंदर। सो मेरे ख्याल से अगर हम उस पर बस 5 या 10 मिनट लगा लें तो वो एक बड़ा अच्छा हो जाएगा। जी आई थिंक हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली आई थिंक स्टूडेंट आप क्या कहते हैं कि टाइपिंग स्पीड को अपने आज कंपटीशन करें या फिर नेक्स्ट डे कर लें? सर मैं सजेस्ट करता हूँ आप इसको कल जी जी। करवाएं। और कल जब जी जी बिल्कुल। स्टूडेंट से कहें कि वो घर से करके आए, और कल जो पहले 5 मिनट में नहीं, हम जरा वेट एंड सी कर रहे थे, उस 5 मिनट में हम वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ताकि क्लास का बिल्कुल टाइम ऐसे। भी जितना रहे और डेमोन्स्ट्रेशन। तो कल पे जी जी। स्टूडेंट आज प्रैक्टिस में कल कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे में भी यही समझ रहा है, क्योंकि अगर अब हम करेंगे 2 मिनट पहले हो गए हैं तो मेरा ख्याल है कि 5 मिनट में तो नहीं होगा, तो ये 15-20 मिनट तो ले ही जाने हैं। तो फिर एंड पे क्या ही कवर होगा ना टॉपिक। तो उससे ज्यादा आप टॉपिक ही कवर करें तो इसको हम फिर किसी और दिन देख लेते हैं, सही है। चलें ठीक है सर। ओके, सो 1 मिनट मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, तो ये बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा ये मेरी स्क्रीन विजिबल। जी बिल्कुल विजिबल है। ओके। अच्छा, सॉरी मेरी आवाज़ शायद बंद हो गई थी। अच्छा, सो मैं ये कह रहा था कि आपने जितने भी अभी तक काम किया है हमने,
उसके पांडास के देखे हैं, numpy के सारे फंक्शन देखे हैं। सो उसको एक प्रॉपर हमने फॉर्मेट में कैसे, मतलब एक प्रॉपर उसकी जुपिटर नोटबुक किस तरह बनानी है, या फिर उसके क्या फॉर्मेट, क्या उसके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह करें, हर एक बंदा डिफरेंट तरीके से करता है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं ना वो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कवर करूँ सारी, ताकि आपको पता लगे कि आपने जो मतलब इंडस्ट्री में काम होता है या प्री प्रोसेसिंग का सारा, वो किस तरह होता है। सो ये एक जुपिटर नोटबुक है। इसमें मैंने जो मैंने पहले, ये काफ़ी देर पहले का मतलब किया हुआ, तकरीबन 5-6 माह पहले का, तब मैं अभी बेसिक चीज़ें सीख ही रहा था। सो उसमें उसको, हाँ, उसका हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, यहाँ पे ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हमने किस तरह देखनी होती हैं, और उसके बाद हम डेटा विजुअलाइजेशन की तरफ जाएंगे। जी जी सर, जुल्फ़िकार, मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा आपको, गिटहब पे इसका लिंक भी मिल जाएगा बाकी चीज़ों के साथ। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये VS कोड है, तो आप इसको किसी भी चीज़ पे मतलब आप कोलैब पे भी कर सकते हैं, केगल पे भी आपको मिल जाता है, आप उस पर भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप VS कोड में कर रहे हैं, सो रिकमेंडेड यही है कि आप सबसे पहले यहाँ पे आके अपना एक इन्वायरमेंट बना लें। इन्वायरमेंट बनाने का क्या मकसद होता है कि आपकी जो फिर मतलब आपने डिफरेंट चीज़ें करनी होती हैं, आपने मतलब हो सकता है आपने अपनी मशीन के अंदर जनरेटिव AI का भी काम करना हो, उसके उसमें लैंग चेन, लामार्ड डिफरेंट लाइब्रेरीज आ जाती हैं। उसके बाद आपने डीप लर्निंग करनी हो, मशीन लर्निंग करनी हो, डेटा एनालिसिस करना हो, आपने ऐसे डी ऐसे लीड कोड वगैरह की प्रैक्टिस करनी हो, सो उसके लिए रिकमेंडेड मतलब डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं। सो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं होती। अगर आप सारा कुछ अपने बेसिक जो आपका इन्वायरमेंट होता है, मशीन लोकल मशीन होती है, तो अगर आप उसमें करते जाएंगे, सो लाइब्रेरीज का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और उसके वर्जन्स अपडेट होते रहते हैं। सो आपको रिकमेंडेड उसके लिए ये होता है कि आप यहाँ पे आके अपना इन्वायरमेंट बना लें। इन्वायरमेंट आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। आप पाइथन भी, आपको एक पाइथन के जरिए भी आप बना सकते हैं सिंपल, लेकिन मैं जिस तरह बनाता हूँ वो मिनी कोंडा मैंने एक किया हुआ है। जैसे आप अगर एनाकोंडा का आपने अगर मशीन लर्निंग में किसी ने काम किया हुआ, तो उसको आइडिया होगा। यहाँ पे मैं, लेकिन मिनी कोंडा जो है वो बिल्कुल छोटा सा उसका मतलब कह लें सॉफ्टवेयर है, तो वो इतनी स्पेस नहीं लेते। एनाकोंडा तो आपकी मतलब काफ़ी स्पेस ले लेता है, जिसकी वजह से अगर किसी की मशीन को इतनी अच्छी नहीं है लैपटॉप, तो वो उसको मसला होगा। सो मिनी कोंडा आप इंस्टॉल कर लें सबसे पहले। उसके बाद अगर आप उसके बाद आप वहाँ पे जाके बना सकते हैं। अगर कोई कहता है तो मैं उसको इन्वायरमेंट यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, अगर किसी को मतलब पहले आइडिया है तो फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। सो आपको आइडिया कि आप किस तरह इन्वायरमेंट बनाते हैं, या फिर यहाँ पे मैं एक डेमो दे दूँ इसका। सर ऐसा है कि आपने स्टूडेंट से नहीं पूछना, जो आपको बेहतर लगता है ना कि हाँ ये स्टूडेंट के लिए सही है, आपने वो करना है। ठीक है, आजकल स्टूडेंट को नहीं पता होता, वो जस्ट क्लास लेने आए हैं। ठीक है, तो आप जो आपको बेहतर लगता है कि हाँ ये स्टूडेंट के लिए बेहतर है, तो आप वो करें। चलें ठीक है सर, मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, हो सकता है यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आइडिया ना हो, सो हम देख लेते हैं। 1 मिनट बस। अच्छा सर असद, अगर अगर यही काम हम गूगल कोलैब पे कर रहे हो तो वहाँ क्या ये इन्वायरमेंट रेडीमेड होता है, अवेलेबल होता है, कि वहां पर भी बनाना पड़ता नहीं सर, वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट नहीं बनाना पड़ता। मतलब वहाँ पे उसकी कह लें एक तरह से, अगर आप एनाकोंडा इस्तेमाल करते हैं ना, जो बेसिक जुपिटर नोटबुक्स के लिए ही यूज़ होता है, उसमें आप इन्वायरमेंट बनाने की आपके पास फैसिलिटी होती है। लेकिन अगर आपको लैब पे जा करेंगे, वहाँ पे आप इन्वायरमेंट नहीं अपना क्रिएट कर सकते। वहाँ पे आपको बेसिक सारी चीज़ें उसी में एक करनी होती हैं, जो आपको लैब का मिलता है सारा इन्वायरमेंट। है? यानी कोलैब में ये ऑलरेडी इन्वायरमेंट बना हुआ होता है, आप ये कहना चाहते हैं? जी, वहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिक आपके पास लोकल जो इन्वायरमेंट, मतलब कह लें कि एक कोलैब का इन्वायरमेंट बना हुआ है, वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि आप कोई नया इन्वायरमेंट बनाएंगे, एक सेपरेट इन्वायरमेंट नहीं आप बना सकते। वहाँ पे जो है, जो लोकल में है, आपने उसी को यूज़ करना है। मतलब आप इन्वायरमेंट वहाँ पे सेपरेट नहीं अपना क्रिएट कर सकते अगर आपने नहीं, कोई डिफरेंट मेरा काम मेरा करना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जब गूगल कोलैब ये बंदा यूज करेगा, उसको ये मिनी नहीं एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं करना नहीं है? सर, वहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी इसकी। आपको वहाँ पे सिंपल आप वहाँ पे जाके काम अपना कर सकते हैं। मैं VS कोड की बात कर रहा हूँ, अगर किसी ने यहाँ पे आके काम करना है।
अच्छा, 1 मिनट में करता हूँ। अच्छा, अगर मिनीकोंडा आप सबसे पहले जाके मिनीकोंडा डाउनलोड कर लेंगे, वो सिंपल, आप मिनीकोंडा डाउनलोड लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका टर्मिनल आ जाएगा उसका, यहाँ पे शो हो रहा है टर्मिनल, बस कंफर्म कर दीजिएगा ताकि हम उसको करते हैं। आप यहाँ पे आप यहाँ पे कोंडा के जरिए भी बना सकते हैं। मतलब आप कोंडा के जरिए यहाँ पे लिखेंगे, अगर मैं पहले जो मैंने इन्वायरमेंट बनाया है ये यहाँ पे शो हो रहा है कि मतलब अभी मैं बेस इन्वायरमेंट में हूँ। बेस का मतलब जो लोकल में मेरे पास चल रहा है। सो अगर मैंने अपने इन्वायरमेंट देखने हैं जो अभी तक मेरे पास आए हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोंडा इन्वायरमेंट लिस्ट। सो यहाँ पे मेरे पास जितने हैं वो सब सारे यहाँ पे दिखा देगा। मतलब ये बेस है, उसके बाद क्रू एआई का बना हुआ है, सीवी, डीप लर्निंग, ईडीए, फ्लास्क वगैरह, ये सारे। अगर आपने डिफरेंट जितने काम करने हैं आप उसके लिए अपना इन्वायरमेंट बना सकते हैं। और अगर आपने जब भी आपने अपना काम कर लिया है, सो उसके बाद आप उसको डिलीट कर दें, कोई मसला नहीं। तो ये स्टार शो कर रहा है कि अभी ये मतलब बेस वाला इन्वायरमेंट जो है वो एक्टिव है। सो अगर आपने यहाँ पे कोई न्यू इन्वायरमेंट बनाना है, सो उसके लिए आप लिखेंगे कोंडा क्रिएट। सर यहाँ पे आप उसके बाद अपने इन्वायरमेंट का नाम देंगे। पहले मेरे पास एडीए का पहले बना हुआ है, वहाँ पे सिंपल। अगर मैं एक और एडीए का बनाना चाहूँ, यहाँ पे एडीए लिख के उसके बाद आपने पाइथन का अगर कोई स्पेसिफिक वर्जन करना है, जैसे 3.1 करना है जो स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है, सो उसके साथ लिख दें और आप सिंपल हिट एंटर कर दें, या आपका बनाने लग जाएगा इन्वायरमेंट उसका। ये अब उसको प्रिपेयर कर रहा है सारे इन्वायरमेंट को। और उसमें जो भी उसको स्पेसिफिक लाइब्रेरीज हैं जो बिल्ट इन, मतलब एक बेस एनवायरनमेंट में होनी ही चाहिए, सो वो सारी ये इंस्टॉल कर रहा है। इसमें यहाँ ये पूछता है यस या नो, आप यस वाई लिख के सिंपल उसको एंटर करेंगे तो ये बाकी उस पर काम करना शुरू हो जाएगा। सो इन्वायरमेंट बनाने का पर्पस समझ आ गया सबको कि हम क्यों बना रहे हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि इसको बनाएं, आप वैसे भी काम कर सकते हैं, मतलब ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है। ये बस रिकमेंडेड होता है कि आप, और ये बेस्ट प्रैक्टिस है, आप इस तरह इसको कह सकते हैं। अगर आप इसको करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं भी करते तो कोई बात नहीं है। जैसे मैंने ये ऊपर दिखाया कि यहाँ पे डिफरेंट, मतलब मेरे पास इन्वायरमेंट बने हुए हैं, सो मैंने जो भी काम करना होता है मैं उन इन्वायरमेंट्स में जाके करता हूँ। अपना जो भी मेरा इन्वायरमेंट होता है, मतलब अगर मैंने जनरेटिव एआई से रिलेटेड कोई करना है तो मैं उसके इन्वायरमेंट में चला जाऊंगा। अगर मैंने ईडीए करना है तो मैं जो यहाँ पे मतलब आपको शो भी हो रहा है कि ये वाला एक्टिव है, सो यहाँ पे आ जाऊंगा। सो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट बन गया, अब वो बता रहा है कि आपने उसको एक्टिव कैसे करना है, यहाँ पे वो आपको बता रहा है साथ ही। सो यहाँ पे आप करेंगे कोंडा एक्टिवेट, जो भी आपके इन्वायरमेंट का नाम है जो हमने ईडीए रखा था। अब यहाँ पे ये देखें शो हो रहा है कि मतलब ईडीए जो मेरा इन्वायरमेंट मैंने अभी जो बनाया है वो एक्टिव हो गया। उसके बाद आप इस अपने इन्वायरमेंट में जो आपने अभी नया बनाया है उसमें आके आप अपनी लाइब्रेरी जो भी आपने इंस्टॉल करनी है वो आप कर सकते हैं। मतलब वो जो लाइब्रेरीज होंगी वो आपके पूरे मतलब लोकल सिस्टम में नहीं होंगी, वो एक उस स्पेसिफिक बस इन्वायरमेंट में होंगी, जिससे आपके बाकी आपने जो काम करने हैं उस पर इफेक्ट नहीं होगा। उसके जो स्पेसिफिक वेरिएंट्स होंगे वो उसी के अंदर रहेंगे, जिससे बाकी लाइब्रेरीज के साथ कंफ्लिक्ट नहीं होगा उसका। सो यहाँ तक क्लियर है सबको कि इन्वायरमेंट हम कैसे क्रिएट करते हैं अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि हम जब डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट इन्वायरमेंट बना रहे होते हैं, जी तो जी। फॉर सपोज हमें दोनों ही इन्वायरमेंट में एक सेम लाइब्रेरी चाहिए, जैसे numpy है, तो क्या मुझे वो अलग अलग से उस इन्वायरमेंट में न्यूली इंस्टॉल करनी पड़ेगी? अच्छा मैम, आपने मतलब मैंने बताया, आप आपका सिंपल अगर आंसर मैं करूँ तो उसका आंसर है कि यस आपको करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो बेसिक लाइब्रेरीज होती है ना, बिल्कुल ये जैसे नामपाई होगी, पांडाज होगी, सीबॉन्ड, ये तो बाय मेरे ख्याल से खुद ही इंस्टॉल हो जाती हैं उस इन्वायरमेंट में। ये जो बेसिक है जो आपको स्पेसिफिक कामों के लिए चाहिए,
जैसे अगर प्लॉटली मैंने करनी है इंटरेक्टिव प्लॉट्स के लिए, सो आपको इस तरह की लाइब्रेरीज आपको खुद करनी पड़ती हैं। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि जी बिल्कुल, आपको हर एक इन्वायरमेंट में जो आपने लाइब्रेरीज करनी है, अगर आपने दो इन्वायरमेंट बनाए हैं, तीन इन्वायरमेंट बनाए हैं आपने मुख्तलिफ कामों के लिए, सो आपको हर एक में जाके लाइब्रेरीज वो वाली इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ये नहीं होगा कि आपने एक इन्वायरमेंट में कर लिया सो वो बाकी में भी अवेलेबल होंगी। बेसिक पर्पज ये है ना हमारे इन्वायरमेंट क्रिएट करने का। जी सर, थैंक यू। एंड सर, एक और चीज़, अगर आप ये जो आपने इन्वायरमेंट अभी बनाया है और इसको थोड़ा सा मतलब अगर आप जो VS कोड है इस पे थोड़ा कनेक्ट, क्योंकि डिफरेंट इन्वायरमेंट को आप कनेक्ट कैसे करते हो अपनी फाइल से, अगर आपने न्यू फोल्डर बनाया हुआ है और उस इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं तो आप वो करके दिखा दें। अच्छा ठीक है। सो जैसे मैंने, अगर उसके भी दो तरीकाकार हैं। एक तो आप मतलब आपने यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट कर ली है, सो वो उसके साथ आपके वीएस के साथ बाय डिफॉल्ट कनेक्ट हो गया मतलब। लेकिन फिर भी आप अगर यहाँ से करना चाह रहे हैं, अगर यहाँ से मैं जाऊँ अपने डेस्कटॉप पे, सो वहाँ पे मेरे पास एक लैंगचेन का है मतलब फोल्डर। अगर मैं उसके अंदर जाऊं, मतलब आप ये कह रही हैं ना कि आपने जो काम करना है वो उसमें इन्वायरमेंट में आके किस तरह करेंगे। सो उसमें ये है कि अगर मैं यहाँ पे पहले आपको दिखा दूं, ये यहाँ पे मेरे पास लैंग चेन का एक बना हुआ फोल्डर। सो अगर मैं लैंग चेन का यहाँ पे करता हूँ पहले इन्वायरमेंट एक्टिव, आप उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीधा ये लिखेंगे सो आपको उसमें ले जाएगा। ये देख, अच्छा वो कह रहा है इनपुट नॉट, अच्छा किस नाम से था, शायद नाम उसका डिफरेंट था। लैंग चेन ENV। ये देखें अब ये लैंग चेन वो वाला है, उसका इन्वायरमेंट एक्टिव हो गया। सो VS कोड को आप सिंपल आके ऐसे भी, अगर आपने मतलब इसको उसमें ओपन करना है, आप कोड और आगे डॉट लिखेंगे तो यहाँ पे आके ये ओपन हो जाएगा खुद ही VS कोड में। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आके, अगर आप टर्मिनल ओपन करेंगे अपना यहाँ से ऊपर से, वैसे यहाँ पे टर्मिनल मेरे पास ओपन है। अगर इसमें इसको मैं क्लोज करूँ, ये थोड़ी लोडिंग हो रही है इसकी। सो अगर आप यहाँ पे आकर टर्मिनल से आके न्यू टर्मिनल इसका ओपन करते हैं, सो यहाँ पे ये एक्टिव है खुद ही। सो जो भी आप काम करेंगे वो उसके अंदर होगा। उसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे आते हैं VS कोड में, सो आप यहाँ पे आके क्लिक करते हैं, सो आपको सारे यहाँ पे वो क्या नाम है अवेलेबल, वहाँ पे वो शो करवा देता है आपको इन्वायरमेंट्स उसके। अभी इसकी लोडिंग हो रही है सो वो नहीं आ रहा। मैम आपका यही क्वेश्चन था या अभी आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकती हैं। सर क्लियर है, थैंक यू। आप सिंपल यहाँ पे मिनी कोंडा इंस्टॉल करेंगे ना आप, अगर आप मतलब अगर आपने पहले नहीं इंस्टॉल किया हुआ, सो अब आप अब आके करेंगे और आपको कोई भी इशू आता है तो आप उसको स्लैक पे या फिर हमारे एक जो सेशन है कल वाली, उसमें भी आप पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे वो पहली बात तो ये कि वो बाय डिफॉल्ट खुद ही डिटेक्ट कर लेगा यहाँ पे। मतलब अगर नहीं भी डिटेक्ट करता तो यहाँ पे आके आप सिंपल उसका चेंज भी कर सकती हैं जो भी आपने इन्वायरमेंट बनाया है उसमें जाने के लिए। अच्छा, सो इन्वायरमेंट्स बनाने तक सब क्लियर है सबकी, सबको यहाँ तक? अच्छा मेरे ख्याल से क्लियर है। सो आप सब सबसे पहले क्या करते हैं? ओके क्लियर। सो सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पे आके अपने आपने जो भी अपने आप डेटा एनालिसिस जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मतलब अगर मैंने यहाँ पे एप्पल के ऐप स्टोर के डेटा पे काम कर रहा हूँ, सो आपने मतलब ये तो मैंने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस रिपोर्ट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे आकर लिखेंगे मतलब आपने प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट का नाम आप यहाँ पे आकर लिखेंगे। मतलब आप लिखेंगे एप्पल ऐप स्टोर EDA रिपोर्ट, या फिर आप कोई भी मतलब कैची नेम दे सकते हैं जिससे आई कैचिंग जो क्या नाम है उसके लिए हो रीडर के लिए
मतलब आप यही चाहते हैं ना कि आप चाहते तो नहीं है, लेकिन बेसिक पर्पस तो ये था कि लोग आपकी नोटबुक से फ़ायदा उठाएं, तो वो जितना इंटरेक्टिव होगा, अट्रैक्टिव होगा उसके लिए उतना ही बेहतर है। ठीक है, उसके बाद अपनी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अबाउट ऑथर के नाम से, एक अपना सेक्शन ना लें, वहाँ पे अपनी अपना नाम बताएं, ऑथर का, आपका प्रोजेक्ट जो भी नेम है वो बताएं। आप अगर ये कोड सबमिशन डेट आपने केगल पे इसको अपलोड करना है, क्योंकि केगल केगल डेटा साइंस की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आप वहाँ पे इस नोटबुक को अपलोड करना चाह रहे हैं, सो आप उसकी डेट बता सकते हैं साथ। उसके बाद नीचे आप अगर कोई आपकी नोटबुक देखता है और आपको आपसे वो उसके बाद बात करना चाह रहा है कि अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है, सो वो आपके साथ मिलके किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहा है, या फिर वो आपकी काम है वो कहीं पे उसको कोई मसला आ रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, उसके लिए कॉन्टैक्ट्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप यहाँ पे मतलब ये तो मैंने वैसे ही ट्विटर इंस्टाग्राम जो भी आपको मतलब बेहतर लगते हैं जहाँ पे आपकी एक अच्छी प्रोफाइल बनी हुई है, सो वो दें। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मतलब अपनी लिंक्डइन की, गिटहब और ये जो साथ के गूगल की प्रोफाइल दें, बाकी आपकी मर्जी है, आप दो जो मतलब देना चाह रहे हैं यहाँ पे। ये सारा मार्कडाउन में काम हुआ है, अगर किसी को लग रहा है कि मतलब ये किस तरह हमने किया है, सो ये सारे लिंक्स जो हैं, ये जो आप मार्कडाउन के जरिए, मार्कडाउन लैंग्वेज हमने शुरू पे डिस्कस की थी उसके जरिए हो रहा है, जो हमने उसको बोल्ड किया या फिर उसकी हेडिंग बड़ी की है, ये सारे उसके जरिए हो रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। अच्छा, सो यहाँ पे आके आप अपने लिंक्स भी यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब मेरी ये जो प्रोफाइल है लिंक्डइन की, वो अगर कोई क्लिक करेगा तो सीधा वहां पे ही जाएगी। आपने मेक श्योर करना है कि आपके जो लिंक्स हैं वो सही तरह एम्बेड हुए हैं वहां पे। अच्छा, उसके बाद आपने डेटा के बारे में बताना है। ये और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब ये नहीं कि आप सीधा वहां पे जाएं, आपने डेटा जहां से मर्जी उठाया है तो आप उस पर काम करना शुरू कर दें। कुछ आपको ओपन सोर्स मिल जाते हैं डेटा सेट्स, लेकिन कुछ आपसे ये रिक्वायर करते हैं कि आप उसको मतलब साइड करें, मतलब उसको उनको साथ उसका क्रेडिट दें कि आपने इस जगह से उसे उठाया हुआ है। जैसे मशीन यूसीएल मशीन लर्निंग की रेपोजिटरी है, सो वो आपसे ये रिक्वायर करती है कि आप उसके डेटा सेट वहाँ पे जो भी उनके यूज़ कर रहे हैं, आप उसको साइड करें साथ, मतलब बताएं। और ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है एक डेटा साइंट के लिए, डेटा साइंटिस्ट के लिए, या फिर आप इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं तो आपको इन प्रैक्टिसेस का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप बताएंगे डेटा के बारे में कि ये एप्पल ऐप स्टोर का डेटा है, डेटा एज क्या है, मतलब डेटा कब कलेक्ट हुआ था। द डेटा वाज कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि ये अक्टूबर 2021 तक का डेटा है, बस उसके बाद का नहीं है। साथ उसके आपने जहाँ से डेटा सेट लिया है उसका यहाँ पे उसका लिंक साथ दें कि अगर कोई यहाँ पे क्लिक करता है, सो ये सीधा उसको वहाँ पे ले जाएगा, उसके लिंक पे। ये केगल से यूज़ हुआ है, सो ये एप्पल ऐप स्टोर का डेटा है, तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे करनी है साथ। ठीक हो गया। उसके बाद आप कोई इंपॉर्टेंट कॉलम्स का बता सकते हैं, ये चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं जब आप डेटा को लोड करके उसमें बताएंगे, और आप पहले भी कर सकते हैं। इसमें हो सकता है कुछ मतलब चीज़ें रिपीट हो रही हों, लेकिन आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। इसमें आप इम्पोर्टेंट कॉलम्स का बताएंगे कि इन दिस सेक्शन वी प्रोवाइड एन ओवरव्यू, मतलब आपने कॉलम्स के बारे में बताना है। जो आपके कॉलम्स हैं आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, मतलब हो सकता है जो आपकी नोटबुक देख रहा है कि उसको कॉलम का देख के आइडिया ना हो। आप भी जब मतलब हम अगर काम करते हैं तो सबसे पहले हम कॉलम्स देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे कॉलम्स का देख के पता चल जाए कि अच्छा यार ये कॉलम ये बता रहा है, ये कॉलम ये बता रहा है। सो आप उसकी खुद भी थोड़ी सी हेल्प लेते हैं। वो हेल्प कहाँ से मिलती है, वो आपको जहाँ से आप डेटा सेट उठाते हैं उन्होंने साथ उसकी सारी डिटेल्स दी होती हैं। सो एक इसके लिए आप रिकमेंडेड यही होता है कि आप इसको यहाँ पे आके करें, हर एक जो आपको कॉलम है उसकी ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन दे दें, ताकि पढ़ने वाले के लिए, जो भी आपका आपकी नोटबुक देख रहा है उसके लिए आसानी हो। उसका अगर आप उसको सिंपल लिखना चाह रहे हैं वो भी ठीक है, अगर आप टेबल बना लेते हैं इस तरह तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपकी अच्छा क्या नाम है उसकी, अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है। अच्छा, सो उसमें उसके बाद आपका बेसिक टास्क क्या है आपने वो यहाँ पे आके बताना है। वी इंटेंट, जैसे यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, वी इंटेंट टू कंडक्ट एन एडीए ऑन द प्रोवाइडेड डेटा सेट, दिस एडीए विल ले द ग्राउंड ब्रेक फॉर एसेंशियल डेटा रैंगलिंग टास्क इंक्लूडिंग। सो आप यहाँ पे आके आप
आपका जो टास्क है बेसिक आप उसकी थोड़ी सी बताएं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब आप किस लिए ये कर रहे हैं डेटा एनालिसिस। आप आपने वो यहाँ पे आके मतलब तीन चार पांच जो जितने भी आपके हैं आपने वो आके बताना है। The objective यहाँ पे niche identification मतलब determine the most promising app niches by analyzing popular genres categories aiding developers in making informed। मतलब आप अगर एडीए डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो आप इन्फॉर्म मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए कर लिया ना, तब मतलब आप अगर एप्पल का कर रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे जो एप्स हैं वो कौन सी फील्ड मतलब उसमें गेम्स वाली ज़्यादा हैं एप्लीकेशन हैं या फिर म्यूज़िक वाली ज़्यादा हैं या फिर कौन सी हैं, ताकि जो डिसीजन मेकर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेसमैन हैं वो डिवेल या फिर वहाँ पे जो डेवलपर्स हैं जिनकी एप्स वहाँ पे हैं वो उनको पता लग सके कि कौन सी ऐप ज़्यादा पॉपुलर है उस प्लेटफॉर्म पे, और उनको फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सके ताकि वो उस पर काम करें, उस फील्ड पे ज़्यादा फोकस कर सकें या फिर देखें कि बाकी जो फील्ड्स है उसमें किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है। सो आप यहाँ पे बता सकते हैं ये सारे तीन चार ऑब्जेक्टिव जितने भी आपके हैं। उसके बाद ये कर्नल उसका बताना ये भी बड़ा ज़रूरी है, ये क्यों ज़रूरी है, कोई बताएगा यहाँ पे। अभी अभी हमने इसकी थोड़ी देर पहले ही बात की है। कोई भी आपको अगर मतलब आइडिया नहीं है तो आप वैसे एक, अ, वैसे तुक्का लगा लें, हो सकता है ठीक हो जाए। इसमें कौन सा आपके मतलब आप यूनिवर्सिटी में बैठे हैं तो आपके मार्क्स कम हो जाने या फिर इस तरह। नहीं सर, अर्षित किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? सर ये जो मैंने यहाँ पे इसका लिखा हुआ है बताया पाइथन का हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जो हमें कर्नल हम यूज़ कर रहे हैं उसका। अच्छा, सो एनवायरनमेंट सेटअप शो करता है। अच्छा, अच्छा ठीक है। इसमें हम ये बताते हैं इस तरह क्योंकि पाइथन की देखें अपडेट्स आती रहती हैं लाइब्रेरीज की। ठीक है, सो उसमें ये बताना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, ये हमारे पास कुछ लोगों ने बताया है यहाँ पे चैट में, वो इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया है, ताकि डिपेंडेंसीज का इशू ना हो या फिर हम जो स्पेसिफिक उसके वर्जन यूज़ कर रहे हैं उनके साथ मतलब अगर कोई बंदा अभी जब मैं यूज़ कर रहा था तब अगर इसका वर्जन ये था 3.11.4, 4 था पाइथन का वर्जन। सो अगर कोई इसको एक साल या 2 साल बाद देखता है तब पाइथन में उसकी अपडेट्स आ गई होती हैं, जैसे अभी 3.12 आ गया हुआ है। सो उसमें हो सकता है उन्होंने कुछ चीज़ें डेप्रिशिएट कर दी हों, कुछ चीज़ें नई उसमें आ गई हों। सो हो सकता है कि उसके साथ जो मैंने स्पेसिफिक लाइब्रेरीज इसमें यूज़ की हैं सो वहाँ पे वो कन्फ्लिक्ट आ जाए। सो उसके लिए आपका बताना ज़रूरी है ताकि अगर कोई इसको यूज़ कर रहा है सो वो इसी वर्जन के साथ पाइथन को अपने इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करे और इसको यूज़ करे ताकि स्मूथली रन हो जाए। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इम्पोर्ट द डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज क्या मतलब, आप जो लाइब्रेरीज आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वो उसका आपने यहाँ पे आके देना है, बताना है कि आप कौन सी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं और इसका पर्पज़ क्या है, किस लिए यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ें शुरू पे तो नहीं मतलब अगर आप स्टार्ट करें बिल्कुल वहाँ तब तो नहीं आपको इतना आइडिया होगा कि आप थ्रू आउट द डेटा एनालिसिस कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। सो इसको आप यहाँ पे बाद में भी आके अपडेट कर सकते हैं, मतलब अगर आपने सारी एक दफ़ा नोटबुक अपनी बना ली है और बाद में आके यहाँ पे उसको आप अपडेट कर सकते हैं, जो जो लाइब्रेरीज हुई हैं आपने उसको आप यहाँ पे आके उसको बता सकते हैं कि वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हुई हैं। अच्छा, उसके बाद साथ उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे। पांडास डेटा मैनिपुलेशन एनालिसिस के लिए यूज़ हुई है, नमपाई न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए यूज़ हुई है, बाकी मैटप्लॉटलिब सी बॉन्ड प्लॉटली ये सारी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ हुई हैं। उनके बाद उसके बाद आके हम बता लें इसको करते हैं, हम रैपअप करते हैं। उसके बाद ये है कि डेटा लोडिंग आपने मतलब डिफरेंट उसके सेक्शन बनाने हैं। ये सेक्शन बनाने का क्या फ़ायदा क्या है, अगर किसी ने पहले केगल पे अपनी मतलब नोटबुक्स अपलोड की हुई है ना, पहले केगल पे जाके सारा काम किया हुआ है, थोड़ा सा उसको आइडिया है, तो उसको ये पता लगेगा कि आप यहाँ पे जितनी मतलब हेडिंग्स बना रहे हैं ये सारी इंपोर्ट द डिपेंडेंसीज डेटा लोडिंग एक्सप्लोरेशन, ये सारे ना वहाँ पे आपके मतलब टेबल जैसे बुक होती है कोई उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको शुरू पे मिलते हैं ना बुक के, आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा इसमें इस बुक में ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। सो आपके इसी तरह ये वहाँ पे केगल पे
ये आप नोटबुक में ये सारे आपके कंटेंट्स बन जाते हैं। मतलब अगर कोई वहाँ पे क्लिक करता है किसी चीज़ को, सो सीधा वो उसको उस सेक्शन पे ले जाता है, और देखने वाले को भी आइडिया हो जाता है अच्छा यार इसमें ये चीज़ें इस नोटबुक में डिस्कस की हुई हैं, बजाय इसके कि वो सारी, अगर कोई हेल्प लेने के लिए आया है किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, सो बजाय इसके कि वो सारे मतलब अपनी देखे उसको नोटबुक को एक्सप्लोर करे, मतलब देखे एंड तक और उसको फिर भी ना मिले, उसको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आपने अच्छा ये वाली चीज़ें डिस्कस की हैं। सो ये बड़ा हेल्पफुल हेल्पफुल रहता है। सो उसके बाद आपने यहाँ पे लोड द CSV विद पांडास, यहाँ पे आपके आपने उसको क्या नाम है लोड किया है, यहाँ पे आप डिफरेंट कॉलम में बता रहे हैं। उसके बाद ये डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि हमने इसी यहाँ पे अगर लोड कर लिया है तो उसको बाद में यहाँ पे डेटा फ्रेम फ्रेम क्यों कर रहे हैं। सो ये आप जितना उसको क्लीन रखेंगे उतना बेहतर है। अगर कोई इन चीज़ों को स्किप करना चाह रहा है, उसको लगता है कि रेपिटेटिव है, सो वो उसकी अपनी मर्जी है। हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है नोटबुक क्रिएट करने का। तो हमने उसको यहाँ पे DF में स्टोर कर लिया है। उसके बाद अगर मतलब यहाँ पे मैं शो करवाऊँ, सो यहाँ पे आपको सारे कॉलम नहीं वो शो करेगा। ये देखें यहाँ पे आके वो आ गया ना, कि मतलब अगर कॉलम ज़्यादा हैं, सो अगर आपकी क्या नाम है आप मशीन यूज़ कर रहे हैं, उसकी स्क्रीन की डायमेंशन ज़्यादा है, या फिर अ, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डायमेंशन, सॉरी, आपको बहुत ज़्यादा डायमेंशन वाला डेटा मिला हो, सो वो आपकी सारी मतलब नोटबुक में वो आपको सारे कॉलम्स नहीं उसका शो करवाता। उसके लिए ये क्या नाम है पांडास का एक यूज़ होता है फंक्शन सेट ऑप्शन। उसमें डिस्प्ले डॉट मैक्स कॉलम्स कर देंगे ना, और साथ आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपने मतलब सारे कॉलम्स को लेना है या फिर कितने कॉलम्स को आप शो करवाना चाह रहे हैं। तो वो अगर आप नन करेंगे उसका मतलब है कि वो सारे कॉलम्स को ही आप देखना चाह रहे हैं। अगर आप 10-15 लिख देंगे तो वो पहले 10 या 15 कॉलम्स को ही, जितने आपके नोट क्या नाम है डेटा में होंगे, वो शो करवाएगा। इसको करने के बाद आपकी ये वाला मसला ये नहीं आएगा, आपको वो सारे कॉलम्स ही यहाँ पे शो होंगे उसके। सो ये पांडास का एक फंक्शन है, बड़ा हेल्पफुल है। उसके बाद DF डॉट हेड कर लेते हैं। सो आपको देखना होता है कि गेट अ ग्लिम्प्स इनटू योर डाटा। आप ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हुई हैं। अब उसमें कॉलम्स को हमने देखना है कि कॉलम्स क्या हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे आप दो चीज़ें हैं। अगर आप डेटा एनालिसिस कर रहे हैं ना, फिर आपने हर एक कॉलम को देखना होता है कि आपका फोकस हर एक कॉलम पे इक्वली होता है। लेकिन अगर आप मशीन लर्निंग के लाइफ साइकिल के हवाले से कर रहे हैं ना, सो उसमें ये है कि आपने टारगेट कॉलम पे, जो आपका टारगेट कॉलम है, आप उसको उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, उसका बाकी जो कॉलम्स हैं उनके साथ कोरिलेशन देखते हैं, और बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। सो यहाँ पे क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे आके सारे कॉलम्स देखेंगे, हमें पता लग जाएगा। यहाँ पे फिर वही चीज़ जो ऊपर मैंने बताया कि आप डिस्क्रिप्शन उसकी देते हैं ब्रीफ सी, ताकि आइडिया हो जाए। उसके बाद डेटा कॉम्पोजिशन, ये सारी चीज़ें हमने पहले दी हुई हैं। और साथ अच्छा एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैं क्यों ये बता रहा हूँ, दिस लाइन ऑफ कोड विल गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा। ये हमने चीज़ें पहले तो नहीं की हुई। यहाँ पे अगर मैं आकर डेटा की शेप मैंने देखी है, साथ ये बताया कि इट विल शो द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन आवर डेटा, और साथ यहाँ पे बताया दी डेटा फ्रेम हैज़ मोर देन 1 मिलियन रोज एंड 21 कॉलम्स। ये हमने क्यों बताया, वहाँ पे तो हम सिंपल DF डॉट शेप कर लेते थे। सो आपके जुपिटर नोटबुक बनाने का मकसद ये है कि आप ये सारी चीज़ें साथ साथ लिखते हैं। ये बस इस तरह नहीं होता कि आपने सिंपल उसके फंक्शन रन किए और आप भाई आगे कि आपने जुपिटर उसकी नोटबुक बना ली है। और इससे फ़ायदा क्या होगा, ये सारी चीज़ें तो आप मतलब कोई भी कर सकता है। आपने उसको सारी चीज़ें साथ बतानी होती हैं, उसके यहाँ पे साथ लिखनी होती हैं। आप उसकी अगर डिस्क्रिप्टिव उसकी समरी स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं, तो साथ उसको आपने यहाँ पे उसकी ऑब्जर्वेशन बतानी है कि आपने कौन सी देखनी है, मतलब आपको डेटा से क्या चीज़ें पता चल रही हैं। अगर आप बताएंगे नहीं तो फिर पता कैसे लगेगा, मतलब आपके एनालिसिस करने का फायदा ही क्या है फिर। ठीक है, समझ आ रही है बात आपको? सर, जी सर, मैम। आपने मतलब डेटा कनेक्ट किया है, मतलब कि रीड करवाया है, उसका सोर्स क्या है? वो मतलब कि विद इन द कंप्यूटर है या किसी आपने आउटसोर्स डेटा उसका लिंक किया हो?
अच्छा, जो मैंने यहाँ पे किया है वो तो यहाँ पे मेरी मतलब कंप्यूटर में ही भरा हुआ है, लेकिन आप उसको वैसे भी रीड करवा करवा सकते हैं अगर आपके पास ओपन सोर्स है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, सो ये मेरे पास यहाँ पे डेटा सेट्स के अंदर पड़ा हुआ है ये वाला, ये जो एप्पल ईडी है, ठीक है। ओके सर। Okay, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर अगर हमें आउटसोर्स लेना हो किसी यूआरएल से तो हम उसको कैसे लिंक करेंगे? अच्छा, उसके लिए आप आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। उसके लिए भी पांडास के फंक्शंस हैं, मतलब जिस तरह पी डी डॉट रीड सी एस वी है, सो उसी के अंदर उसके फंक्शंस होते हैं। वो भी मैं जब ये मतलब आपके साथ शेयर करूंगा ये नोटबुक, सो उसको भी इसके अंदर एम्बेड कर दूंगा कि आपने किस तरह ऑनलाइन सोर्स से डेटा रीड करना होता है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक जो हमने देखी हैं चीज़ें? अच्छा ठीक है। इसमें मकसद आपको ये आप दिखाने का बस। सर अर्षद, अभी क्या क्वेश्चन था? मैं थोड़ा सा अवेयर था। अच्छा, मैम कह रही थी कि अगर आपने मतलब किसी ऑनलाइन सोर्स से डेटा रीड करवाना है, सो वो भी करवा सकते हैं नहीं, या फिर वो करवाने का क्या तरीकाकार है? तो आपका क्या आंसर था उसका? मैं कह रहा था कि जी बिल्कुल उसको करवा सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लोकल में ही डेटा हो, आपके गूगल से या फिर यूसीआई या फिर और जितने ऑनलाइन सोर्सेज हैं उससे करवा सकते हैं। सो जब मैं ये नोटबुक आपके साथ शेयर करूँगा, सो गिटहब पे उसको भी मैं मतलब उसमें इम्बेड कर दूंगा कि आपने ऑनलाइन सोर्सेज से किस तरह डेटा रीड करवाना है। अच्छा सर अर्षद, मेरा क्वेश्चन ये कि ये जो आपने एनवायरनमेंट बनाया है, ये तो हमारी मशीन के ऊपर है ना? एम आई जी राइट? सर। तो इज इट पॉसिबल कि ये एनवायरनमेंट क्लाउड के ऊपर हो और मैं किसी भी मशीन से उसको एक्सेस कर लूँ? अच्छा अच्छा सर, इसमें ये है कि आपके पास एनाकोंडा एनाकोंडा आपने यूज़ किया होगा शायद, या अभी आप उसका उसके साथ आपका एक्सपीरियंस है या नहीं? जी जी, एनाकोंडा। मैंने वो जो बड़े वाला एनाकोंडा है वो यूज किया है, दोनों की है। अच्छा। सो मैंने जो मुझे जो आपके क्वेश्चन की समझ आई वो यही है कि आप वहाँ पे जाके, क्योंकि वो क्लाउड पे होता है वो सारा, उसका आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा तो आप मतलब ये नहीं हो सकता कि आपने उसको क्लाउड पे कोई एनवायरमेंट बनाया है और आप उसको यहाँ पे आके एक्सेस कर लें। ये बस आपकी लोकल मशीन के लिए है। सर आपका क्वेश्चन क्लियर है? जी, क्वेश्चन अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है। मैं आपसे, वो थोड़ा सा शायद आउट ऑफ वे हो लेकिन रेलेवेंट है। ये हमारा हमें कुछ मशीन है ना, ऊपर गूगल पे क्लाय पे फ्री, मतलब उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन हमें फ्री में मिल जाती है। नहीं, फॉर एग्जांपल अगर आपने जीपीयू खरीदना है तो वो वहाँ फ्री में मिल जाता है। तो मुझे ये क्वेश्चन है कि समटाइम कोई एप्लीकेशन होती है, वो कहते हैं यार ये तो बड़ी हैवी है, इसके लिए आपके सिस्टम पे जीपीयू होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो हम वहां से खरीद लें तो हमें अपने सिस्टम में वो वाली वो चीजें इंस्टॉल करने की जरूरत तो नहीं है ना? एक सिंपल मशीन भी वो काम कर लेगी। वो अगर हम बोले स्पेसिफिकेशन, यानी कि अगर हम कंप्यूटर वहां उनका यूज कर लें तो हमें अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं सर, फिर तो आप मतलब वो एक तरह से, क्योंकि अगर अगर आप क्लाउड की बात करें हैं जैसे AWS है या डिफरेंट सर्विसेज हैं वो जी आपको जी देते हैं, फिर तो जी जी सर। जी, यस, मैं यही पूछ रहा हूँ जो आप बता रहे हैं। अच्छा, फिर तो एक तरह से आप कंप्यूटर ही उनका मतलब मशीन उनकी यूज़ कर रहे हैं ना, आप उनके रिसोर्सेज सारे यूज़ कर रहे हैं। फिर आपको अपने मतलब आपका मकसद ही क्या है? आप मतलब अगर कोई उतनी हैवी मशीन आपने किसी एक दो काम के लिए, कोई आपका काम ऐसा जिसके लिए आपको जीपीयू की ज़रूरत है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मतलब लोकल मशीन में जीपीयू हो। सो आप उसको यूज़ करते हैं, उसके लिए आपका फिर लोकल मशीन का उससे कोई नहीं है। आपकी लोकल मशीन जिस तरह की भी है, फिर तो आप मतलब रिसोर्सेज आप सारे उसी का यूज़ कर रहे हैं क्लाउड प्रोवाइडर के। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। सो यहाँ पे आप मिसिंग वैल्यूज़ आके देख लेते हैं। आप मिसिंग वैल्यूज़ देखते हैं आप। सबसे ज़्यादा आप किस में है? डेवलपर वेबसाइट में है। उसको असाइनिंग में हमने मतलब असाइनिंग पास कर दिया, तो वो डिसाइनिंग ऑर्डर में है, जो मतलब जिनमें सबसे ज़्यादा है वो अब ऊपर शो हो रही हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टू क्या है कि इट शोज दैट द मोस्ट नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज इज इन डेवलपर वेबसाइट। मतलब मकसद आपको ये सारी नोटबुक दिखाने का बस यही था
कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह आपने प्रॉपर जुपिटर नोटबुक्स, अभी तक जो हमने बताई हैं वो भी ठीक हैं, लेकिन प्रॉपर जुपिटर नोटबुक्स आप किस तरह बनाते हैं, मतलब आप साथ उसके मार्कडाउन का, जो मैंने शुरू में बताया था कि मार्कडाउन का मकसद ही क्या है, ताकि आप उसकी जो भी ऑब्जर्वेशन मिल रही हैं या आपको डेटा से चीज़ें पता चल रही हैं, इनसाइट्स मिल रही हैं, आपने अगर प्लॉट्स उसके करने हैं तो उनकी आपको इंटरप्रिटेशन, प्लॉट से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सारी इसके अंदर इम्बेड करें, साथ उसको बताएं कि मुझे ये चीज़ें पता चल रही हैं। और एक और बात, आप ईडीए करके कभी भी ये नहीं कह सकते कि आपका ईडीए आपने कंप्लीट कर लिया है। मतलब अगर आपके पास डेटा है ना, मतलब अगर मैंने एप्पल के डेटा पे किया है, सो मैंने ये काफ़ी ज़्यादा इस पे किया है, क्योंकि इसमें 1 मिलियन से ज़्यादा रोज हैं, तो मेरी मशीन कोई इतनी हैवी नहीं है कि वो अ, शुरू पे तो यहाँ तक तो वो ठीक काम कर रही थी, लेकिन मैंने जब इस पे काफ़ी एनालिसिस कर लिया था, सो आखिर पे जाके वो काफ़ी मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गई थी, क्योंकि वो डेटा हैवी था और बाकी फंक्शन जैसे प्लॉट्स उसमें उसमें करने थे, मैंने प्लॉटली के साथ कुछ प्लॉट्स ड्रा किए, सो उसके साथ वो और ज़्यादा मसला होने लग गया, क्योंकि उसको प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा था। सो मैंने उसको बस कर दिया। सो लेकिन आप कभी भी ये नहीं कहते कि आपने कंप्लीट ईडीए कर लिया किसी चीज़ पे। ईडीए कभी भी कंप्लीट नहीं होता। आपने जितना कर लिया उतना ठीक है। आप नीचे जाके, मतलब आपने अगर काफ़ी चीज़ें कर ली हैं, सारी चीज़ें देख ली हैं उसमें, सो आप नीचे जाके उसकी बस एक कंक्लूजन लिखते हैं कि आपको डेटा से ये चीज़ें मिली हैं। आप उसके 5 या 10 पॉइंट्स जितने भी आपके पास आए हैं, आप वो नीचे जाके लिखते हैं। और आप उसको, मतलब आप नीचे नीचे एक फ्यूचर का मतलब बनाए कि जो आपके पास मतलब आपकी नोटबुक देख रहा है और जिसने आपके बाद इस पे एनालिसिस मजीद कोई करना चाह रहा है, सो वो किन चीज़ों पे कर सकता है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये भाई मेरा आइडिया कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद तो इस चीज़ से, भाई आप इतनी चीज़ें उससे निकाल सकती हैं ना डेटा के अंदर से, तो आपकी सोच है। सो आपने अगर कोई चीज़ कर लिया, सो आप उसको एंड पे जाके लिखें, कंक्लूजन उसकी लिखें, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करें। उस पे भी आपने, मतलब एंड पे जाके भी हो सके तो आपने कॉन्टैक्ट्स लिंक्स जैसे लिंक्डइन की या फिर गिटहब की प्रोफाइल का साथ लिंक शेयर कर दें, ताकि वो कोई आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है तो आपसे कर ले, इससे आपकी भी प्रोफाइल बेहतर होगी। और उसके बाद आप फ्यूचर के प्लान, मतलब अगर कोई फ्यूचर स्ट्रेटजीज कोई अगर आ रहा है, सो वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं उनके लिए। आप ये नहीं कहेंगे कि आपका ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इस पे ये बड़ा एक्सटेंसिव है, इसमें एक एक चीज़ है, ये सारी इंपॉर्टेंट नोट जो भी आपको डेटा से चीज़ें पता चल रही हैं। अगर आप मतलब कोई स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, कोई मतलब अगर आपने किसी कॉलम में मिसिंग वैल्यूज थी और उसको आप कर रहे हैं, क्या नाम है, ड्रॉप कर रहे हैं या फिर उसको फिल कर रहे हैं, सो आप किस मेथड से कर रहे हैं आपने ये बताना होता है। साथ आप उसी मेथड का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आपने ये भी बताना होता है। ये सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे तो फिर ही आपका मतलब एक अच्छी आपकी नोटबुक बनेगी। और नोटबुक बनाने के बाद आप क्या करें, इसको सीधा केगल पे अपलोड करें, वहाँ पे लोग आपकी देखेंगे। अ, अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप लोग आपकी नोटबुक पे आके मतलब उसको आप वो करेंगे, उस पे आके कमेंट्स करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, सो इससे क्या होगा आपको, केगल केगल जो इतनी बड़ी कम्युनिटी है इंटरनेशनल, उस पे आपको फिर मेडल्स मिलते हैं, डिफरेंट गोल्ड या फिर सिल्वर, डायमंड, इस तरह के आपको मेडल्स मिलते हैं। और केगल मास्टर का आपको टाइटल मिलता है अगर आपने बहुत अच्छा वहाँ पे काम किया हुआ है। सो केगल मास्टर एक अगर आपकी प्रोफाइल में आता है, आपके सीवी में आता है, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। आप लोगों को पता होगा, कोई जो आपको देख रहा है, आपकी सीवी देख रहा है, उसको पता होगा कि आपने डेटा साइंस की फील्ड में काम किया हुआ है, और वो उसका प्रूफ होगा आपके पास। वो बस इसी तरह पॉसिबल है कि अगर आप यहाँ पे मतलब कंसिस्टेंटली उस पर काम करते रहे और उसको अपलोड करते रहे, ये नहीं कि आपने एक दो की है नोटबुक वहाँ पे अपलोड कर दिया, फिर आप कोई 2 माह आपने उसको देखे ही नहीं। आप लोग हो सकता है आपकी नोटबुक देखने के बाद उस पर आके कमेंट्स करें नीचे कि उनको इसमें इशू आया या फिर ये चीज़ इसमें मसला कर रही है। सो आप उनको जाकर देखें, उसको आप मतलब आप डिफरेंट वेरिएंट्स बना सकते हैं ना अपनी नोटबुक के। आप केगल पर जाएंगे, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स आप बना सकते हैं। आपने पहला वेरिएंट किया, मतलब मिसाल के तौर पे मैंने ये किया है, सो अब मुझे अगर लगता है कि मैं मज़ीद कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर सकता हूँ या फिर की जा सकती हैं, सो मैं उसका दूसरा वेरिएंट बनाऊंगा और उसको अपलोड करूंगा। केगल आपके डिफरेंट नोटबुक के वेरिएंट्स को सेपरेट रखता है, सेपरेटली वो स्टोर करके रखता है अपने अपने पास। और सब उसके बाद
टॉपिक हमारा वैसे आज क्या नाम है, विजुअलाइजेशन का था, लेकिन मेरे ख्याल से विजुअलाइजेशन काफी हमने पहले भी क्लियर कर ली हुई है। अगर फिर भी किसी का कोई मसला होगा तो वो देख लेंगे, लेकिन ये क्लियर मेरे ख्याल से काफी हद तक वो क्लियर हो गई है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप अपनी नोटबुक के अंदर क्वेश्चंस ऐड करते हैं। मतलब आपने ये देखना है, मतलब आप क्वेश्चंस ऐड करेंगे कि कौन सी ऐप सबसे ज्यादा है वहां पे, और क्या ऐप रेटिंग का ऐप के डाउनलोड्स पे क्या नाम है, कोई इम्पैक्ट आता है। इस तरह के आपने क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड करने हैं अपनी नोटबुक पे जो आपको लगते हैं कि ठीक है, और उसका आपने प्रूफ के साथ आंसर करना है। ये नहीं कि आप सिंपल लिखते हैं। अगर आपने जो ऊपर चीज़ें की हुई हैं उसमें वो है तो उसका साथ यहाँ पे उसको लिंक उसको कर दें। मार्कडाउन आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप विद इन द नोटबुक भी आप उसके लिंक्स जो है वो कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं, ताकि कोई उस पर क्लिक करे जो आपने आंसर किया। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि हाँ भाई, जो रेटिंग है या फिर जो रिव्यूज़ आपको मिलते हैं वो उसका इम्पैक्ट होता है आपके डाउनलोड्स पे। सो उसको आप ऊपर आपने किसी प्लॉट के जरिए या फिर चार्ट के जरिए देखा है, सो उसको आप लिंक करें यहाँ पे, आप उसका आंसर करें, साथ साथ उसका लिंक कर दें। इस तरह के क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में ऐड करें, क्योंकि ईडीए करने का सबसे बेसिक मतलब पर्पज़ ये है, जो कोर उसकी पर्पज़ है। अ, इसके बाद प्लॉट्स हैं, आप इन प्लॉट्स को अपने पास सेव भी कर सकते हैं। ये प्लॉटली के साथ बना हुआ है। सो प्लॉटली अगर सर जुल्फ़िकार और बाकी जिन्होंने काम किया है उनको आइडिया होगा, जिनको नहीं है वो आप इंटरेक्टिव प्लॉट्स बनाने के लिए उसका यूज़ करते हैं। ये जैसे लाइन प्लॉट है, आप इस पे किसी स्पेसिफिक जगह पे जाके उसको मतलब जूम भी कर सकते हैं, आप अगर किसी देखना चाह रहे हैं। या फिर आप यहाँ पे आके उसको सेव भी अपने पास कर सकते हैं, उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। सो प्लॉटली का यही फायदा है कि आप उसको इंटरेक्टिव उसके साथ प्लॉट्स अपने क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें जैसे टॉप कैटेगरीज और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें तो यही हैं जो हमने बेसिक डिस्कस की हुई हैं। आप यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर कोई चीज़ कुछ ऐड करना चाह रहा है, सो फ्री फील फ्री टू ऐड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ये